हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। और जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से फेस टू फेस क्लास इज नॉट पॉसिबल टुडे, सो इसीलिए हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लाभ के लिए कुछ अपनी क्लासेस को डाल रहे हैं, अपनी कुछ वीडियोस को डाल रहे हैं ताकि बच्चे उसका बेनिफिट उठा सके। तो आज का टॉपिक हमारा पता है आपको, बैंकिंग चैप्टर, जो क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें। चलिए अब हम चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक। अच्छा, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं आपको कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट मींस इट इज अपेक्स बॉडी हु रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। नहीं समझे? ऐसे समझो, एक फैमिली है 5 मेंबर्स की। उस फैमिली के अंदर मिस्टर एक्स जो हेड है, 5 मेंबर्स में मिस्टर एक्स हेड है। जो एक्स बोल देता है वो चारों मेंबर्स को मानना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार बेटा सेंट्रल बैंक भी एक हेड है हमारे देश के अंदर, और जो ये बोलता है वो सभी बैंकों को मानना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज अपेक्स बॉडी। सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country। या बैंकिंग ही नहीं बल्कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अदर देन बैंकिंग, उनको भी रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे देश में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके भैया, यूके में क्या है? यूनाइटेड किंगडम में बेटा बैंक ऑफ इंग्लैंड है। यूएसए में क्या है भैया? फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम कहां पर है? अमेरिका में। इट मींस अदर कंट्रीज में अदर नेशंस को जानते हैं, बट सेंट्रल बैंक इसको हमने कॉमन नाम दिया। जो हमारे देश में आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमने इसके डेफिनेशन की बात करें, अभी पढ़ी, सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बॉडी हु कंट्रोल्स, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structures of the country। एक अभी आगे टॉपिक आएगा एक्सिस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। वहां पर इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे कैसे है, तो देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी सिंपली। और भी सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बैंक रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उस अपेक्स बॉडी को सेंट्रल बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा। तो अब इसके फंक्शन देखें, इशूइंग ऑफ नोट्स। अब बड़ा इंटरेस्ट आएगा बच्चों को, इशूइंग ऑफ नोट्स, अपना सपना मनी मनी। इशूइंग ऑफ नोट्स मतलब मॉडर्न टाइम सेंट्रल बैंक आल्सो हैज टू एक्सक्लूसिव राइट टू इशू नोट्स इन एवरी कंट्री ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रियों के अंदर जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, इतने सेंट्रल बैंक है, सिर्फ उन्हीं को ही राइट है उस देश की करेंसी को छापने का, उस देश की करेंसी को इशू करने का। द नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री उस देश के अंदर हमेशा के लिए लीगल राइट किसको पास होता है? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के पास। अच्छा, मैं इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। हमारे देश के अंदर जो है जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी सिक्के हैं, एंड जो 1 रुपीज नोट है, कौन सा नोट है बेटा? ₹1। ये कौन छापता है? ये हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सेप्ट ₹10, एक्सेप्ट जो 10 रुपीज का सिक्का होता है उसको छोड़कर। नई चीज पता चली आपको? यानी कि हमारे देश के अंदर 1 रुपए का नोट आप कभी देखना, उसको 1 रुपए के नोट पे कभी भी आपको आरबीआई लिखा नहीं पाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा पाएगा, उस पर आपको भारतीय केंद्र सरकार पाएगी लिखा हुआ। और जितने भी नोट्स हैं, सॉरी सिक्के हैं आपके, एक्सेप्ट 10 का सिक्का, 10 का सिक्का, आपको सभी किसके द्वारा इशू किया जाता है? वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा जितने भी नोट्स आपके, चाहे 2000 का हो,
चाहे आपको 500 का हो, चाहे आपका 200 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे आपका 50 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे आपका 10 का हो, इवन चाहे आपको 5 का हो, ये सभी नोट्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं बेटा? वो आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। इसका भी एक लीगल प्रोसेस होता है, हम उसमें नहीं घुसेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ फंक्शंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे इशू नोट होता है, कैसे कैसे टेंडर पास होता है, कैसे में अपने गोल्ड रिजर्वेशन के रूप में पास रखना पड़ता है, और उस पे वो कितने नोट छाप सकता है। और मैं आपके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया जो हमारे देश में बहुत लोग गरीब है तो क्यों गवर्नमेंट इतने नोट नहीं छाप देती या गरीबों को मालामाल कर देती नोट छाप छाप के कि हमारे देश एक दिन में अमीर हो जाए? बट ये सही नहीं है। नोट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन छापे जाते हैं, जिससे ना एक्सेस डिमांड हो ना डेफिसिट डिमांड हो, यानी कि एक लेवल पे बना रहे। तो हम अभी तो सिर्फ यही सीखेंगे फंक्शन, यानी कि सारे नोट्स हमारे देश में लीगल जो टेंडर है वो कौन करता है बेटा? वो सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई करता है। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया आपको कि जो सिक्के होते हैं, सिक्के 10 रुपए का छोड़कर वो भारत सरकार छापती है। ऐसी 1 रुपए का नोट कौन छापता है? वो भी भारत सरकार छापती है। इसके अलावा 10 रुपीज कॉइन भी और सारे नोट भी वो सेंट्रल बैंक के द्वारा हमारे देश में छापा जाता है या इशू किया जाता है। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, भैया मैं इनमें क्यों अपना अकाउंट खुलवाऊं, क्यों मैं कॉमर्शियल बैंक में जाऊं, जब इनका चेक करने वाला सेंट्रल बैंक बैठा है, यहां अपना अकाउंट क्यों ना खुलवाऊं? नहीं, ये सही नहीं है। कॉमर्शियल बैंकों में लेन देन होता है आम पब्लिक का, सेंट्रल बैंक में आम पब्लिक का लेन देन नहीं होता। वो होता है किसका? वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। यानी कि जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो अपने कॉमर्शियल बैंक पे, ऐसे हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की गवर्नमेंट है, वो अपना अकाउंट ओपन करवाती है बेटा सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक के पास ये फंक्शन समझना है। इसका मतलब भैया ये हुआ, क्या सेंट्रल बैंक इससे उधार लेती होगी? बिल्कुल लेती होगी। क्या सेंट्रल बैंक इससे लोन लेती होगी? हाँ लेती होगी। क्या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट भी जमा कराती होगी सेंट्रल गवर्नमेंट? यस। यानी जितने भी सारे काम आम पब्लिक कॉमर्शियल बैंक के थ्रू करती है, तो सारे काम सेंट्रल बैंक अपनी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच होते हैं। यानी सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट का खाता होता है, उससे उधार लेती है, अपना अकाउंट ओपन कराता है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इश्यूइंग ऑफ नोट्स के अंदर है, इन मॉडर्न टाइम्स सेंट्रल बैंक alone has the exclusive rights to issue notes in every country of the world. The notes issued by central bank are unlimited legal tender throughout the country. ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक एक्ट्स ए बैंकर, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर, यानी सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंक की तरह भी कार्य करता है, एजेंट का भी कार्य करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करता है टू दी गवर्नमेंट। किसके लिए बेटा? अपने देश की गवर्नमेंट के लिए। यानी कि सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक अपनी सरकार के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का भी कार्य करता है, एजेंट का भी कार्य करता है और बैंक का भी कार्य करता है। ठीक है। एज ए बैंकर टू ऑल गवर्नमेंट बैंक्स एंड मनी गवर्नमेंट ट्रेजरीज, it performs the same function for the government as commercial bank do for their customer। यानी कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जितने भी कस्टमर के लिए कॉमर्शियल बैंक सारे कार्य करते हैं, वैसे सारे कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। अब बैंकर्स बैंक देखो, इसमें क्या है? इट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द बैंक टू ऑल अदर बैंक्स इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक हैज ऑलमोस्ट द सेम इवैल्यूएशन विद ऑल अदर बैंक एज कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर। सेंट्रल बैंक कीप्स प्योरली of the cash balance of all commercial bank and deposit with a view to meeting liabilities to these banks in time of crisis। अच्छा, एक बात देखो, जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक अपना एक्चुअल अमाउंट कहां रखे? या कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट की कमी पड़ गई, कॉमर्शियल के पास पैसा नहीं है, वो कहां से उधार ले? अब आ रहा है पॉइंट समझ में? इट मींस ये हुआ कॉमर्शियल बैंक भी
सेंट्रल बैंक के पास अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और सारी फैसिलिटी जैसे कॉमर्शियल बैंक और एक कॉमन बैंक के बीच होती है, ठीक उसी प्रकार कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका गवर्नमेंट बैंकर टू द गवर्नमेंट था, बस अब गवर्नमेंट को हटा के कॉमन बैंकर्स लगा दिया हमने, कॉमर्शियल बैंक लगा दिया। यानी कि कॉमर्शियल बैंक क्या सेंट्रल बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवाता है? यस। क्या कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार लेता है? यस। क्या कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपना एक्सिस जमा डिपॉजिट कराता है? यस। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, सीआरआर, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, एलआरआर, लिक्विडिटी स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, हम पढ़ेंगे वो सब आगे टॉपिक्स में हमारे चैप्टर में। यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही है कि बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा व्हाट डू मीन बाय द सेंट्रल बैंक। सिंपली सेंट्रल बैंक बेटा क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक्स बॉडी है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कंट्रोल करती है। फिर सेंट्रल बैंक के बाद हमने पढ़ा फंक्शंस। फंक्शन में इश्यूइंग ऑफ नोट्स, इश्यूइंग नोट्स में पढ़ा सारे नोट्स जो हमारे देश के वो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। वो मैं आपको बता चुका हूं कि 1 रुपए का नोट्स और सिक्के 10 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, 10 के सिक्के को छोड़कर, और 10 का सिक्के और जितने भी नोट्स हैं और 1 का सिक्के को छोड़कर वो सभी इशू किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ा हमने बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए सारी एक्टिविटीज ऐसे ही करती है सेंट्रल बैंक जैसे आम कस्टमर अपने कॉमर्शियल बैंक के बीच होती है। ठीक है, हमने पढ़ा बैंकर्स बैंक, बैंकर बैंक, बैंकर्स यानी बैंकों का बैंक। ये भी सेम वही जैसे आम कॉमन कस्टमर और कॉमर्शियल बैंक के बीच डील होती है, वैसी कॉमर्शियल बैंक एक कस्टमर की तरह सेंट्रल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और सारे लेन देन जैसे कॉमन मैन और कॉमर्शियल बैंक के बीच होती है वैसे कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच भी होती है। तो बैंकर्स ऑफ बैंक क्लियर हो गया। अब है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। एक कंट्री के अंदर कॉमर्शियल बैंक को क्या चाहिए? लोन चाहिए। कॉमर्शियल बैंक सबसे पहले आपस में लोन लेते हैं। मान लीजिए एसबीआई पीएनबी से ले रहा है, पीएनबी एसबीआई से ले रहा है, मान लीजिए पॉसिबल नहीं हो पाया, अब वो गए किसके पास? आरबीआई के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक से भी लोन नहीं ले पा रहे हैं, अब उसको कहीं से लोन मिलने वाला नहीं है। समझे? इसीलिए हमने क्या बोला इसको? लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि अगर यहां से इसको लोन नहीं मिला तो उसको उस कंट्री में कहीं और से लोन नहीं मिलने वाला है। यानी कि आखिरी ऋणदाता, आखिरी लोन देने वाला है हमारे देश के अंदर भी, इवन एवरी कंट्री, सभी देशों के अंदर सेंट्रल बैंक। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ भैया कि अगर सबसे पहले हम नीचे की चेन देखें कहीं से लोन मिल सकता है क्या? अगर वहां नहीं मिल पाया फिर लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास सेंट्रल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे, और अगर वहां से भी नहीं मिल पाया तो फिर हमें लोन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हमने? लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। द सेंट्रल बैंक आल्सो एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर अदर कंट्री। It means that if a commercial bank fail to get financial accommodation from anywhere, it approach the central bank as a last resort. यानी कि सेंट्रल बैंक एक्ट करता है दूसरे देशों के लिए भी लोन देने का कार्य, और हमारे देश के कॉमर्शियल बैंक के लिए भी, इवन गवर्नमेंट के लिए भी। यानी कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री से अगर लोन लेना है और उस देश की अगर लोन लेने के लिए उस देश के सेंट्रल बैंक के पास भी जाता है और सेंट्रल बैंक से अगर उसको लोन नहीं मिल पाता तो फिर उस कंट्री से उसको लोन नहीं मिल पाएगा। देखो मैं छोटे से छोटा स्टार्ट करता हूं। पहले वाले कॉमर्शियल बैंक का आपको एग्जांपल दिया। कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है, नहीं मिला, अब इसे लोन नहीं मिल पाएगा। हमारे देश की गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन ले रही है, नहीं मिला, अब उसे लोन नहीं मिल पाएगा। अदर देन इंडियन कंट्री, यानी कि दूसरे देश इंडिया से लोन लेना चाहते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, नहीं मिल रहा है, अब वो आए सेंट्रल बैंक के पास, लास्ट रिजोर्ट है, लास्ट ऑप्शन है, नहीं मिला, यानी दूसरी कंट्री को हमारे देश के
सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं मिला तो अब उस देश से उसको पैसा भी नहीं मिल पाएगा उधार, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिजोर्ट एज ए लेंडर गिव टू द लोन। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट है बेटा, लेंडर हो गया कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व, नेशनल रिजर्व ऑफ फॉरेक्स हो भाई, फॉरेन या तो आपका करेंसी लिख लो या फॉरेक्स लिख लो। अच्छा, आपने वो सुनते हो कि डॉलर का ये रेट चल रहा है, दिनार का ये रेट चल रहा है, ये सब नो, ये कैसे कैसे डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही एक देश की करेंसी का रेट दूसरी करेंसी के पैसे के रेट से एक्सचेंज किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सो हर कंट्री या इवन इंडिया इज आल्सो दूसरे देश की जो रिजर्व है, फॉरेन है, वो फॉरेन करेंसी है, वो किसके पास कस्टोडियन के रूप में रखी जाती है? व्हाट डू मीन बाय कस्टोडियन? कस्टोडियन मतलब संरक्षक, संरक्षक यानी कि देख रेख का कार्य। दूसरे देश की जो करेंसी है रिजर्व के रूप में जो हमारे पास रखी हुई है, उसका कार्य कौन रखता है? उसका कार्य किसके पास जाएगा बेटा? सेंट्रल बैंक के पास। अब ऐसा समझो, सपोज करो हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास दूसरे देश की फॉरेक्स रखी हुई है, यानी दूसरे देश की करेंसी रखी हुई है, और मान लीजिए वो अभी 80 रुपीज की चल रही है। मान लीजिए $1 जो है वो 80 रुपीज का चल रहा है। अचानक से क्या हुआ? $1 ₹40 का आ गया। खुशी नहीं है ये, इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये होगा बेटा कि या तो डॉलर की डिमांड गिर गई है या फिर हमारी इंडियन रुपीज की डिमांड बढ़ गई है। इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और सॉरी सेंट्रल बैंक इसको इतना फ्लक्चुएशन नहीं होने देगा, वो खुद खरीदेगा, यानी वो खुद डॉलर की डिमांड बढ़ा देगा। कब तक खरीदेगा? जब तक कि 80 रुपए के आसपास ना आ जाए। सेम ऐसे ही मान लीजिए ये पहले $1 इक्वल टू 80 रुपीज, यस और नो? नाउ $1 इक्वल टू 90 रुपीज हो गया। इट इज वेरी हाई। इन 1 डे रुपीज 10 रुपीज इंक्रीज। तो इस सिचुएशन में क्या करा जाए? यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ी है या फिर इंडियन रुपीज की डिमांड गिरी है? क्या सप्लाई के ग्राफ पे देखिए तो डॉलर की सप्लाई कम हुई है और इंडियन रुपीज की सप्लाई बढ़ी है। क्या करें? हमें तो 80 रुपए के आसपास रखना है क्योंकि पहले से 80 चल रहा था। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? जो इसके पास रिजर्व के रूप में फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है उसकी सप्लाई बढ़ा देगी। कब तक? जब तक कि वो 80 रुपए के आसपास ना आ जाए। नहीं समझ में आया? यानी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि हमें कंट्री से दो कंट्री बीच में रोज तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इन सबको स्टैब्लिश करने के लिए एक रेट स्टैब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों की करेंसी के बीच में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए। अगर ऐसा रोज होने लग गया ना तो दूसरे देश के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम दूसरे देश पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो पता नहीं भाई कब 40 हो जाए, कब 80 हो जाए। इसीलिए इस काम को किसके पास रखा गया है? सेंट्रल बैंक के पास। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट पूरा एक चैप्टर है तुम्हारे इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब उधार को कंट्रोल करना। इसके बहुत सारे मेजरमेंट्स है वैसे तो, बट अभी हम इतना समझेंगे CRR होता है, SLR होता है, यानी कि क्रेडिट रिजर्व रेशियो होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, या अदर बहुत सारे फंक्शन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फंक्शंस के द्वारा ही हमारे देश के एंटायर क्रेडिट को, उधार को कंट्रोल करके रखता है कौन? सेंट्रल बैंक। टेक एन एग्जांपल लिखो, समझते हैं। सपोज करो हमारे देश में महंगाई बढ़ी हुई है। हमारे देश में महंगाई बढ़ी हुई है मतलब लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं।
खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं मतलब लोगों के जेब में पैसा ज्यादा है, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी हुई है, क्रय शक्ति बढ़ी हुई है। कैसे कम करें? देखो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बस। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करेगा कि जो तुम्हारे पास, तुमने मेरे पास डिपॉजिट करा हुआ है, मैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं, यानी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दूंगा। लालच है कॉमर्शियल बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक अधिक से अधिक पैसा यहां जमा करेगा, यहां अधिक से अधिक पैसा जमा करेगा, तो यहां जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोगों को उधार कम दे पाएंगे, लोगों को उधार कम दे पाएंगे, तो लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आएगा जिससे वो एक्स्ट्रा परचेज नहीं कर पाएंगे। प्लस जब कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या कॉमर्शियल बैंक अपने लोगों के डिपॉजिट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देगी? अब जब कॉमर्शियल बैंक जनता के डिपॉजिट्स पे, चाहे वो सेविंग अकाउंट की फॉर्मेट में हो, चाहे वो करंट अकाउंट की फॉर्मेट में हो, या अदर्स डिपॉजिट की फॉर्मेट में हो, एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगी, तो लोगों के मन में क्या आएगा? खर्च करने की बजाय बैंक में पैसा जमा करो, क्योंकि बैंक अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है। और जब लोगों का अमाउंट डिपॉजिट बैंकों में जमा हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि लोग बाहर खर्च कर पाएंगे? तो अमाउंट, वो पैसा ब्लॉक हो गया बैंक में आके, और इससे क्या होगा? महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। नहीं समझ में आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार रिवर्स करते हैं। सपोज करो मंदी चल रही है, क्या चल रही है? डेफिसिट, लोग खरीदार नहीं हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कैसे हम उधार को बढ़ाए? सेंट्रल बैंक बोलेगी कॉमर्शियल बैंक को, जो तुमने मेरे पास पैसा जमा कर रखा है, मैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रही हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रही हूं, तो ये अपना कॉमर्शियल बैंक इसको कम से कम उधार देगा, सॉरी कम से कम पैसा जमा कराएगा। क्यों? ये इससे अच्छा तो बाहर देगा ना उधार, लोगों को लोन देगा ना। अब जब लोगों को अधिक से अधिक लोन मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और क्या होगा बेटा? डेफिसिट डिमांड जो है कंट्रोल हो जाएगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है, यानी एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाता है। सो अभी हमने क्या करा? अभी सिंपली हम एक बार पढ़ लेते थ्रू कंट्रोल क्रेडिट में द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द क्रेडिट ऑफ क्रेडिट मनी देन नेसेसरी लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, ग्रेटर contraction of bank money on the other hand might create a situation of deflation. सेम ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए और पढ़ते भी, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा व्हाट डू मीन बैंक। बैंक उन्हें कहते हैं जो बैंकिंग का कार्य करे। बैंक मीन्स व्हिच फंक्शन एज बैंकिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक एंड central bank. What do you mean by commercial bank? Simply, commercial bank have those banks which accepting deposits and give the advances or loan for their benefits. What do you mean by central bank? Central bank is apex body who control entire banking system, who control, regulate entire banking system in the country. फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट क्लियर, एडवांसिंग ऑफ लोन, लोगों को उधार देता है। सेकेंडरी फंक्शन लोकल की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि जितना आपका अकाउंट में पैसा है उससे एक्स्ट्रा आप निकलवा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट वालों को दी जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए दिया जाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ ब्लॉक एक्सचेंज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज। वही मैंने आपको समझाया था, मिस्टर बेचता है सामान, उसके बदले में एक बिल लेता है, और बिल 3 महीने की मैच्योरिटी बाद पैसा मिलेगा जिसको बेचा उससे, लेकिन वो अपने बैंक से ऑन द स्पॉट उसको पैसे में कन्वर्ट करा सकता है, जिसके अपने बैंक अपना कमीशन काट के उसको पैसा दे देता है। एजेंसी कार्य, परचेज ऑफ शेयर, फॉरेन एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवल चेक से में पढ़े, कोई अगर प्रॉब्लम रहती है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। देन आफ्टर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक,
सेंट्रल बैंक के फंक्शन में इश्यू ऑफ नोट्स पढ़ा हमने, यानी सारे नोट्स हमारे देश में कौन इशू करता है बेटा, तो सेंट्रल बैंक करता है। तो बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जैसे आम व्यक्ति का, एक कॉमन मैन का कॉमर्शियल बैंक के साथ संबंध होता है, वैसे हमारे देश की गवर्नमेंट का और बैंक का भी, कॉमर्शियल बैंक का भी सेंट्रल बैंक के साथ रिलेशन होता है। सेम ऐसे डिपॉजिट देता है, लोन देता है, एडवाइजरी काम करता है, फंक्शन काम करता है। और ऐसे फिर बेटा लेंडर टू दी लार्ज जोन, उस कंट्री के अंदर कहीं अगर से लोन चाहिए किसी को, अगर उस कंट्री में सेंट्रल बैंक उसको लोन नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसे कहीं से उस कंट्री में लोन नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे अदर कंट्रीज हो। क्वेश्चन में फॉरेन नेशनल रिजर्व फॉर्म ए करेंसी, यानी दूसरी देश की जो करेंसी होती है उसको रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, जिससे कि उस करेंसी का जो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर वो अप डाउन ज्यादा ना हो, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा ना, उसको मार्जिन इन द केस ऑफ महंगाई, यानी कि अगर उसकी करेंसी का रेट नीचे गिर रहा है तो खुद परचेज करता है तब तक कि वो उसके नॉर्मल रेट पे ना जाए, या फिर अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है तो वो अपनी तरफ से सप्लाई कर देता है जब तक इसका रेट वहां पर नॉमिनल रेट पर ना जाए। फिर हमने पढ़ा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, उधार को कंट्रोल करता है जिससे देश में ज्यादा महंगाई और ज्यादा सस्ती ना रहे, यानी ना मंदी रहे और ना महंगाई रहे, यानी कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन ना बने। तो आपको ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे हम इसकी पढ़ेंगे कैसे कि ये कैसे उधार देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।